हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हर्ष वर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस सेशन सेंटेंस सर्जरी 4 में, जहां आज हम करेंगे इस पेशेंट नंबर 4 के बीमारी की सर्जरी। और उस बीमारी का इलाज इन पांचों में से एक है। तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये सेशन कि इन पांचों में से वो सही इलाज क्या है और उसके इलाज होने के पीछे क्या रीजन है। तो स्टूडेंट्स, बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं इस सेशन को। लिखा हुआ है, द वर्कर्स सेवरल ऑफ डैश हैड कंप्लेन्ड अबाउट देयर लो वेजेस अर्लियर हैव नाउ डैश टू मूव द कोर्ट फॉर द लेबर राइट्स। जितना भी ये डैश को इंक्लूड करते हुए मुझे समझ में आ रहा है कि जो वर्कर्स हैं, कुछ वर्कर्स ने पहले अर्लियर कंप्लेन किया था लो वेजेस अपने सैलरी को लेकर के, एंड अब वो कोर्ट जाएंगे अपने अधिकारों के लिए, मूव द कोर्ट फॉर द लेबर राइट्स। तो इन अ नटशेल जो बात मोटी मोटी हमें समझ में आई वो ये कि वर्कर्स हैं वो नाराज हैं अपनी कम सैलरी को लेकर के, उनके जो बॉस हैं उन्हें कम सैलरी देते होंगे और अब वो कोर्ट जाएंगे अपने श्रम अधिकार, अपने राइट्स के लिए कि उन्हें पूरी सैलरी उनके श्रम के हिसाब से, उनकी मेहनत के हिसाब से उन्हें मिलनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स, बात आती है यहाँ पर कि जो ये दो खाली जगह है, यहाँ पर आप किस ऑप्शन को चुनेंगे। बात यहां पर यह भी आ जाती है कि ये ऑप्शन कुछ इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि हु भी हमें ठीक लगता है कि सेवरल ऑफ हुम बोलना चाहिए, सेवरल ऑफ विच बोलना चाहिए, सेवरल ऑफ देम बोलना चाहिए या सेवरल ऑफ हुम बोलना चाहिए। देखिए, जिनको नॉलेज कम होती है वो डायरेक्टली गट फीलिंग के बेसिस पे जवाब देते हैं। जो उनका सुना हुआ ज्यादा होता है तो सोचते हैं कि ये सुना सुना लग रहा है तो यही ऑप्शन सही होगा। लेकिन स्टूडेंट्स, एग्जाम गट फीलिंग के बेसिस पे नहीं निकलते हैं, तुक्के के आधार पे नहीं निकलते हैं। एग्जाम निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी ग्रामेटिकल नॉलेज थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट्स थोड़े क्लियर होने चाहिए। तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट्स पर बात करते हैं, फिर उसके बाद आप और मैं मिलकर ही डिसाइड करेंगे लॉजिकल रीजंस के बेसिस पर कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो स्टूडेंट्स, आप अगर सारे ऑप्शन देखें तो उसमें से ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस में हु, विच, हुम सारे क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, WH फैमिली से हैं। बस एक ऑप्शन दैम ऐसा है जो बाकियों से थोड़ा अलग है। सबसे पहले इस बात की जांच करते हैं कि क्या आप ऑफ के बाद दैम का इस्तेमाल कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो चलिए चेक करते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर जितने भी सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने देम को प्रीपोजिशन के साथ हाईलाइट किया है। अब अबाउट के बाद मैंने देम का इस्तेमाल किया, फॉर के बाद देम का इस्तेमाल किया, विद के बाद देम का इस्तेमाल किया। रीजन सुन लीजिए कि क्यों किया, और ये सही भी है। रीजन ये है स्टूडेंट्स कि देम जो है इसे कहा जाता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। मैं ओपी लिख रहा हूं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा ना, सब्जेक्ट होता है तो उसका ऑब्जेक्ट भी होता है। आई है तो मी भी होगा, आई सब्जेक्ट मी ऑब्जेक्ट, वी सब्जेक्ट अस ऑब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट हिम ऑब्जेक्ट, शी सब्जेक्ट हर ऑब्जेक्ट। ऐसे ही दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम। और एक रूल ये भी है कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमेशा या तो मेन वर्ब के बाद आते हैं या प्रीपोजिशंस के बाद आते हैं। इसका मतलब ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा जब भी प्रीपोजिशंस के बाद आपको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट चुनने में कोई समस्या आए तो ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्ट ही प्रीपोजिशंस के बाद आते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल अगर आप देखें, ही टोल्ड मी अ लॉट अबाउट देम, तो यहां से दोनों जानकारी आपको मिल जाती है कि टोल्ड यहां पर एक मेन वर्ब है और मेन वर्ब के बाद सब्जेक्ट नहीं आते हैं, हमेशा ऑब्जेक्ट आते हैं। इसीलिए हमने आई का इस्तेमाल ना करते हुए मी का इस्तेमाल किया। और उसके बाद जब हमें प्रीपोजिशन मिला तो प्रीपोजिशन के बाद हमने देम का इस्तेमाल किया, दे का इस्तेमाल यहां नहीं किया, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल मेन वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद किया जाता है। अगला अगर एग्जांपल आप देखें, शी बॉट अ गिफ्ट, उसने गिफ्ट खरीदा उनके लिए, फॉर दे नहीं देम। आई वेंट टू द पार्टी, मैं पार्टी में गया उनके साथ, विथ दे नहीं देम। ही पुट अ ब्लैंकेट, उसने चादर डाल दी उन पर, ऑन दे नहीं देम, क्योंकि प्रीपोजिशंस के बाद ऑब्जेक्ट्स आते हैं, सब्जेक्ट नहीं। एक आखिरी सेंटेंस अगर देखें तो यहां लिखा हुआ है, आई इन्वाइटेड एवरीवन टू माई बर्थडे पार्टी, मैंने सभी को अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाया लेकिन उनमें से कुछ नहीं आए, बट सम ऑफ देम। अब यहां भी दे नहीं आएगा क्योंकि स्टूडेंट्स बाकी प्रीपोजिशंस की तरह ऑफ भी एक प्रीपोजिशन होता है, जिस वजह से नियम ऑफ के साथ भी लागू होगा कि अगर ये प्रीपोजिशन है तो दे नहीं देम आएगा।
तो यहां से तो ये आपको जानकारी पुख्ता हो चुकी है कि यहां पर ऑफ के बाद देम भी आ सकता है, मतलब ये ऑप्शन भी हमारा सही हो सकता है। लेकिन तभी जब हम बाकी जानकारी एक बार ले लें कि क्या विच भी आ सकता है या हुम भी आ सकता है। अगर ये जानकारी भी हमें मिल जाए कि विच या हुम आ सकते हैं या नहीं, और आ सकते हैं तो क्यों आ सकते हैं, तब हम शायद सही ऑप्शन को और सही इलाज को चुन पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानकारी ले लेते हैं हु, विच और हुम की, ताकि हमें ऑप्शन चुनने में थोड़ी आसानी होगी और मैं आसानी से आपको थोड़ा सा लॉजिकल रीजंस के साथ समझा भी पाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, ये है वो टेबल आपके सामने हु, हुम और विच की, जहां पर मैं आपको मोटी मोटी जानकारी, मेन जानकारी दूंगा, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट्स स्ट्रांग होंगे और आपको सही ऑप्शन, सही आंसर देने में आसानी होगी और सहूलियत होगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हु, हुम और विच है, जरा ध्यान से समझिएगा। हु हमेशा, whom और which ये प्रोनाउंस होते हैं। अब प्रोनाउंस के पीछे का रीजन समझिएगा, ये प्रोनाउंस क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, नाउन की जगह पर आने वाले शब्द प्रोनाउंस होते हैं और नाउन को रिपीट होने से रोकते हैं। इसका मतलब दुनिया में जितने प्रोनाउंस हैं उनकी जगह पर आप प्रोनाउन का इस्तेमाल करके उनको रिपीट होने से रोक सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं देता हूं। रिया इज अ नाइस गर्ल, रिया इज एन इंटेलिजेंट गर्ल एंड रिया गोज टू स्कूल डेली। अब मैंने रिया को इंटेलिजेंट बोला और रिया को ही मैंने कहा गोज टू स्कूल डेली, तो दोबारा रिया बोलने की जरूरत नहीं थी। अब मैं बोल सकता हूं एंड शी गोज टू स्कूल डेली। तो यहां शी ने रिया की जगह आके रिया को दोबारा आने से रोक दिया। तो प्रोनाउंस नाउन की जगह आते हैं ताकि नाउन की रिपीटेशन को रोका जा सके। अब यहां पर चूंकि हु, हुम और विच भी प्रोनाउंस हैं, तो यह जाहिर सी बात है कि हु, हुम और विच भी किसी ना किसी नाउन की जगह पर ही आते होंगे, तभी तो इनका नाम प्रोनाउंस है। अब इनके दो नाम और हैं। पहला नाम है क्वेश्चन वर्ड और दूसरा नाम है रिलेटिव प्रोनाउन। पहले से समझते हैं। हु का इस्तेमाल आप क्वेश्चन वर्ड के तौर पर करते हैं। क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है वो शब्द जिससे आप प्रश्न करते हैं। तुम कौन हो, कौन था वो, किसने बात की तुमसे, किससे मिलने गए थे, कौन से मिलने गए थे, किसको तुमने वो पेन दिया था। तो ये जो शब्द आप का से शुरू करते हैं, इसका मतलब होता है ये सारे प्रश्न करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसका मतलब ये तीनों की तीनों प्रश्न करने के लिए इस्तेमाल जब किए जाते हैं तो इन तीनों का नाम होता है क्वेश्चन वर्ड। और जब इनसे आप सेंटेंस बनाते हैं तो एंड में लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। तो ये तो बात रही हु और हुम की। अब आपको ये भी समझना होगा स्टूडेंट्स कि जो हु होता है वो प्रोनाउन तो है, लेकिन ये हमेशा सब्जेक्ट की जगह ले लेता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। ये किसने किया, तो इसकी इंग्लिश होगी हु डिड दिस। तो आंसर जब भी आएगा, जो भी आप आंसर देंगे, जैसे मैंने आंसर दिया रोहन डिड दिस, तो मुझे बताइए हु डिड दिस का आंसर हुआ रोहन डिड दिस। तो रोहन ने किसकी जगह ली, हु की ली। इसका मतलब रोहन क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की जगह कौन आया, हु की जगह कौन आया, रोहन। तो इसका मतलब यह हुआ कि हु सब्जेक्ट इसलिए कहलाता है क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह आता है और इसका जवाब हमेशा सब्जेक्ट लेता है। तो यहां ये तो छोटी सी बात आपने हु के लिए समझी। अब जरा ये भी समझिएगा कि ये हु क्वेश्चन वर्ड होने के साथ साथ रिलेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं। तो जो बात मैं अब आपको हु के लिए समझाने जा रहा हूं वो सारी बातें बाकी प्रोनाउंस के लिए भी सेम लागू होगी। अब यहां ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, जब हु को आप रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं तो उसके मायने क्या है, उसका मतलब क्या है, थोड़ी मोटी मोटी बातें मैं आपसे मेन बात आपसे डिस्कस करूंगा। देखिएगा, पहला पॉइंट, जब आप हु को रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि हु हमेशा सेंटेंस के बीच में आएगा और हु का काम होगा या हुम का काम होगा या फिर विच का काम होगा हमेशा दो सेंटेंसेस को जोड़ना, और साथ ही साथ जब ये बीच में आते हैं तो इनसे ठीक पहले नाउन आता है। अब ये नाउन की एक्स्ट्रा जानकारी देने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन एक मात्र ऐसी चीज है, मात्र ऐसे शब्द हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन होने के साथ साथ कंजंक्शन का भी काम करते हैं। इसका मतलब यह हुआ स्टूडेंट्स कि कोई अगर वर्ड ऐसा है जो नाउन की जानकारी भी दे और कंजंक्शन का भी काम करे, तो ग्रामर में बस वो एक ही चीज है और उसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउन। ये मात्र ऐसे शब्द हैं जो कंजंक्शन होने के साथ साथ, रिलेटिव प्रोनाउन होने के साथ साथ कंजंक्शन का भी काम करते हैं, क्योंकि दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम भी इनका ही है और नाउन की जानकारी देने का काम भी इन्हीं का ही है। इसका मतलब यह हुआ कि जब किसी नाउन की जानकारी देनी हो और हमें साथ ही साथ कंजंक्शन भी लेना हो तो हु, हुम और विच से बेहतर कोई विकल्प इंग्लिश ग्रामर में नहीं है।
तो ये तो बात रही रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में कि ये सेंटेंस के बीच में आते हैं, कंजंक्शन होते हैं और अपने से पहले आने वाले नाउन की जानकारी देने के लिए आते हैं। और जब ये बीच में आते हैं तो क्वेश्चन मार्क नहीं बल्कि फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहां पर एक चीज और समझने वाली है कि हु से पहले जरूर एक नाउन होगा, लेकिन ये नाउन हमेशा एक पर्सन होगा और पर्सन के लिए हु का इस्तेमाल होगा। पर्सन के लिए ही आप हुम का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर कोई चीज हो, नॉन लिविंग कोई चीज हो, तो आप विच का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि चेयर, ये वही चेयर है जो, तो बोलेंगे विच। दिस इज द चेयर विच। ये वही कार है जो, दिस इज द कार विच। अरे ये तो वही इंसान है, दिस इज द पर्सन हु। अरे ये तो वही लड़की है, दिस इज द गर्ल हुम। तो आपने ये चीज और नोटिस करनी है और ये दिमाग में बिठाना है कि नाउन के लिए रिलेटिव प्रोनाउंस आते हैं, अपने नाउन के हिसाब से आते हैं। तो ये मोटी मोटी जानकारी मैंने आपको दी ताकि सेंटेंस जो ऑप्शंस है उनमें सही ऑप्शन पता लगाने में हमें थोड़ी मदद मिल पाए। अब आगे बात करते हैं इनके बारे में। अगर आप यहां ध्यान से देखें तो देखिए ये हु यहां पर क्वेश्चन वर्ड का काम कर रहा है, और अगर आप यहां पर हु को देखें तो यहां पर हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, साथ ही साथ ये कंजंक्शन भी है, क्योंकि यहां पर दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम हो रहा है। अब आप कहेंगे सर दो सेंटेंसेस तो हमें कहीं नजर ही नहीं आ रहे। बेटा नजर ऐसे आएंगे, जरा देखिएगा। पहला, वुमेन लिव्स नेक्स्ट डोर, ये जो महिला है वो मेरे बगल में रहती हैं, ये पहला वाक्य है। दूसरा वाक्य है, ये जो महिला है वो बैंक में काम करती है। मतलब दो सेंटेंसेस हो गए कि एक महिला जो है वो मेरे बगल में रहती है और वही महिला जो है वो बैंक में काम करती है। I mean, दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए मुझे कंजंक्शन चाहिए और साथ ही साथ एक ऐसा वर्ड चाहिए जो उस महिला के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देता हो। तो वो एक ही वर्ड है, दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन। अब इन दो सेंटेंसेस को जोड़ करके मैंने हु लगाया। अब इस हु के मायने समझिएगा, क्योंकि अब जो मैं बोलने जा रहा हूं स्टूडेंट्स, यहीं से ही आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और सही ऑप्शन चुनने में हमें मदद मिलेगी। जरा देखिएगा, पहला पॉइंट यहां लिखा है वुमेन। चूंकि यहां वुमेन लिखा है तो मुझे बताइए कि नाउन अगर पर्सन होता है तो हु या हुम आता है, हु या हुम आता है। अब आप कहेंगे सर क्या हुम भी तो आ सकता है, आपने हु क्यों लगाया? तो जरा रीजन समझिएगा। बेटा यहाँ हुम भी आ सकता था लेकिन आया नहीं। उसका रीजन ये है आपकी मेन वर्ब। लिव्स आपकी क्या है? मेन वर्ब। अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे मैं बोलूं आई टीच, तो यहाँ पे टीच क्या है? पढ़ाना। तो पढ़ाना जो मेन वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कौन है? ये काम कौन कर रहा है? ये मैं कर रहा हूं। मतलब कोई भी मेन वर्ब एक एक्टिविटी होती है और उसको करने वाला उसका सब्जेक्ट होता है। तो रहने का काम कौन कर रहा है? विमेन कर रही है। अगर रहने का काम विमेन कर रही है तो इस मेन वर्ब की सब्जेक्ट कौन है? विमेन है। यहां पर वर्क, बैंक में काम कौन करती है? ये भी एक मेन वर्ब है। और बैंक में जो काम करती है वर्क्स, तो इस वर्क्स मेन वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? वुमेन। मतलब दोनों ही मेन वर्ब्स का सब्जेक्ट वुमेन है। अब मुझे बताइए, नाउन अगर है तो आप रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। चूंकि ये वुमेन अगर सब्जेक्ट है तो इस वुमेन के लिए एक्स्ट्रा जानकारी देने के लिए आप हु का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब हु यहां किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। ऐसे ही अगले एग्जांपल पर आइए। ही इज द मैन, ये वही आदमी है जो मेरे बाल काटता है। यहां पर कट करने का काम कौन कर रहा है? ये मेन वर्ब है। यहां पर ये मैन कर रहा है। इसका मतलब ये मैन यहां पर एक सब्जेक्ट है और इस मैन के लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन आप यूज करेंगे तो फिर ये भी सब्जेक्ट का ही काम करेगा। अब हु यहां पर इस मैन की एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है, साथ ही साथ कंजंक्शन भी है। और दूसरा, हु से लेकर के यहां तक का जो सेंटेंस है वो रिलेटिव क्लॉज भी है। तो ये छोटी छोटी जानकारियां, लेकिन मोटी मोटी जानकारियां, ये बहुत मायने रखती हैं स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स अगले सेंटेंस की। जरा देखिएगा, अब हुम की बात कर लेते हैं। हुम किसकी जगह लेता है? ऑब्जेक्ट की जगह लेता है। अगर आप कहें कि हुम डिड यू इनवाइट, तो मुझे बताइए कि यहां पर जो इनवाइट है ये तो मेन वर्ब है। सब्जेक्ट हमारा ये हुआ कि नहीं हुआ? इनवाइट किसने किया? तुमने किया। लेकिन तुमने जिस किसी को भी इनवाइट किया उसका तुम नाम लोगे या नहीं? जैसे मैंने कहा कि मैंने रोहन को इनवाइट किया, आई इनवाइटेड रोहन। तो मुझे बताइए, इनवाइट के बाद रोहन आया तो रोहन किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। फिर सुनिए, आई इनवाइटेड रोहन, मैंने रोहन को इनवाइट किया, मैं हूं बुलाने वाला, सब्जेक्ट। इनविटेशन या इनवाइट करना एक्शन है, ये काम किस पर हो रहा है? ऑब्जेक्ट पर। अब मुझे बताइए, जब ऑब्जेक्ट की यहां पर जानकारी ही नहीं है तो ऑब्जेक्ट की जगह किसने ले ली? हुम ने। तो यहां पर हुम क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट है। मतलब ये क्वेश्चन वर्ड भी है लेकिन ये ऑब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है। उसी तरीके से अगर आप यहां पर देखें तो हुम यहां पर एक रिलेटिव प्रोनाउन भी है, कंजंक्शन भी है। इसका मतलब यहां पर हुम दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है। पहला सेंटेंस ही इज द पर्सन, दूसरा सेंटेंस आई गेव माई बुक। इन दोनों को जोड़ने के लिए आपको रिलेटिव प्रोनाउन और कंजंक्शन की जरूरत है। अब यहां पर आप कहेंगे कि सर हु क्यों नहीं आ रहा है? तो जरा रीजन समझिएगा। आप मुझे बताइए
यहां पर जो गेव है ये मेन वर्ब है और इस मेन वर्ब का सब्जेक्ट क्या है आई। इस मेन वर्ब का सब्जेक्ट क्या है आई। इसका मतलब जब हमें ऑलरेडी यहां पर बुक देने वाले का पता है, सब्जेक्ट का पता है, तो ऐसे में हमने ये बुक जिस किसी को भी दी है वो इंसान जो है वो यही है, वो यही पर्सन है। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने ये बुक दी, मैं तो सब्जेक्ट हो गया। जब मैं सब्जेक्ट हो गया हूं तो यहां पे तो हु आ ही नहीं सकता। अगर आप पीछे जाएं और थोड़ा सा देखें, यहां पर रहने का काम कौन कर रहा था, यही महिला। और यही महिला जब रहने का काम कर रही है तो हु किसके लिए आ रहा है, इसी महिला के लिए आ रहा है। तो हु किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का। अगर आप यहां पर आए ध्यान से देखें तो यहां पर बुक देने का काम किसने किया, मैंने। मैं कौन हूं, सब्जेक्ट। अब जब मैं सब्जेक्ट हूं तो मेरे पहले दोबारा कोई सब्जेक्ट नहीं आ सकता। ऐसे में यहां पर क्या आएगा, हुम आएगा। तो ये जो किताब मैंने जिसे दी है वो किताब लेने वाला व्यक्ति वो यही पर्सन है और इस पर्सन को मैं कहूंगा ऑब्जेक्ट। और अगर ये ऑब्जेक्ट है तो हूं भी यहां किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। अगला एग्जांपल देखिएगा स्टूडेंट्स। दीज आर द पीपल हुम आई मैट एट द एयरपोर्ट। ये वो लोग हैं जिनसे मेरी मुलाकात एयरपोर्ट पर हुई। अब मुझे बताइए मिलने का काम किसने किया, मैंने किया। तो मैं तो सब्जेक्ट हूं और यहां पर मैट क्या है, मेन वर्ब। और आई मैट हिम, आई मैट रिया, आई मैट रोहन। तो अगर मैं मिलने वाला इंसान हूं तो जिससे मिल रहा हूं वो तो ऑब्जेक्ट होगा ना। तो यहां पर अगर सब्जेक्ट ऑलरेडी है तो सब्जेक्ट के पहले सब्जेक्ट नहीं आएगा, मतलब हूं नहीं आएगा, तो फिर हुम ही आएगा। और अगर ये हुम आ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो डेफिनेटली रिलेटिव प्रोनाउंस अपने पहले वाले नाउन के हिसाब से आते हैं। इसीलिए यहां पर पीपल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, मतलब जिनसे मैं मिला हूं वो यही लोग हैं। अब यहां से ये जानकारी आपने ली स्टूडेंट्स। अब थोड़ा यहां से ये समझिएगा, यहां देखिएगा क्वेश्चन वर्ड है हमारे पास हूं, ये क्वेश्चन वर्ड हूम हमारे पास है। अब यहां से ये समझना है कि यहां पे हु क्यों नहीं आया। अब यहां पर हु इसलिए नहीं आया स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखें तो एम एक मेन वर्ब है, इसका सब्जेक्ट ऑलरेडी हमारे पास है। जब हमारे पास ऑलरेडी सब्जेक्ट है तो हम हु का इस्तेमाल क्यों करेंगे। दूसरा यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर स्पीकिंग के आगे आ रहा है प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन अपने आगे क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट्स लेते हैं। और ऑब्जेक्ट्स हमें पता नहीं है, जब नहीं पता है तभी तो हमने हुम बोला। इसका मतलब आप इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, विद हुम एम आई स्पीकिंग। स्टूडेंट्स कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके आगे ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल, जिनके आगे प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे टॉक टू, से टू, स्पीकिंग विद। तो ये वर्ब्स होते हैं। अब यहां पर जो विद आ रहा है वो स्पीकिंग की वजह से आ रहा है, लेकिन विद के बाद का जो ऑब्जेक्ट है वो तो नहीं है, वो तो गायब है। अगर वो गायब है तो उसी के बारे में ही तो हम जानना चाहते हैं। तो उस ऑब्जेक्ट के बारे में जब हम जानना चाहते हैं तो उसकी जगह कौन ले रहा है, हुम। तुम किससे बात कर रही थी, अब मैं जिसका भी नाम लूंगा वो हुम की जगह आ जाएगा। मैं तो रोहन से बात कर रही थी, आई वॉज स्पीकिंग विद रोहन। तो प्रीपोजिशन के बाद हुम आ सकता है, लेकिन प्रीपोजिशंस के बाद हु नहीं आ सकता। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये तो बात रही स्टूडेंट्स। अब आते हैं विच के बारे में। स्टूडेंट्स जब भी आप विच का इस्तेमाल करते हो ना तो अधिकतर केसेस में आप विच के बाद नाउन का इस्तेमाल करते हैं। और जब ये नाउन का इस्तेमाल करते हैं तो ये किसको दिखाता है, चॉइस को दिखाता है। ये चॉइस को दिखाता है। आप कहते नहीं है कौन सी कार, कौन सा स्कूल, कौन सी बुक, कौन सा खिलौना, कौन सा मोबाइल, यार कौन सा मोबाइल लूं, यार कौन से रेस्टोरेंट में जाऊं, कौन सी किताब खरीदूं, कौन से स्कूल में एडमिशन लूं, कौन से कॉलेज में एडमिशन लूं। तो इसका मतलब विच कॉलेज, विच टेंपल, ये जब भी आप कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप दिए गए ऑप्शंस में से चुनने की बात कर रहे हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये तो बात रही क्वेश्चन वर्ड की। यहां पर विच एक क्वेश्चन वर्ड है जिससे आप प्रश्न कर रहे हैं कि कौन से मंदिर तुम गए थे, विच टेंपल डिड यू विजिट, कौन सा बैग तुमने खरीदा था, विच बैग डिड यू बाय। अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो विच होता है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की जगह आता है, मतलब ये सब्जेक्ट का भी काम करेगा और ये ऑब्जेक्ट का भी काम करेगा। अब अगर आप ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, देखिएगा द चेयर, अब ये इज यहां पर ब्रोकन। अब यहां पर ये एडजेक्टिव है, द चेयर इज ब्रोकन, जो एक एडजेक्टिव है जो उस चेयर की स्टेट बता रहा है। तो मुझे बताइए इज यहां पर जो एक लिंकिंग वर्ब आ रही है आपकी, या जो वर्ब आ रही है, ये जो वर्ब है आपकी, ये जो आपकी वर्ब है, इस वर्ब का एक सब्जेक्ट भी होगा। और अगर इस वर्ब का एक सब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट कौन है, चेयर है। तो यहां पर चेयर किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। और चेयर के लिए एक्स्ट्रा जानकारी देने के लिए आप किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन का, जो एक कंजंक्शन भी है। इसका मतलब इस चेयर की जानकारी आप किससे दे रहे हैं, विच इज ब्रोकन से दे रहे हैं। और यहां पर विच किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और यहां हु क्यों नहीं आया, जरा देखिए ना, विच से पहले चेयर है। चेयर एक नॉन लिविंग थिंग, एक नॉन लिविंग है।
एक चीज है और चीजों के लिए विच आता है। ऐसे अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर जो विच है वो रिलेटिव प्रोनाउन भी है, वो कंजंक्शन भी है और साथ ही साथ ये विच ऑब्जेक्ट भी है। अब आप कहेंगे सर ये ऑब्जेक्ट कैसे है? ये ऑब्जेक्ट ऐसे है क्योंकि यहां अगर आप ध्यान से देखें ये लाइक एक वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? आई। अगर ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट से ठीक पहले सब्जेक्ट तो हो नहीं सकता, तो ऐसे में विच क्या होगा? ऑब्जेक्ट। और स्टूडेंट्स साथ ही साथ एक और चीज देखें, ये वो दीवार है जिस पर तुम लिख सकते हो, ऑन विच यू कैन ड्रॉ। इसका मतलब ये हुआ कि विच एक ऑब्जेक्ट जब होता है तो फिर ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन आ सकता है। ऐसे अगर आप ध्यान देखें, इन विच देयर आर सेवरल पॉइंट्स, बहुत सारे तालाब हैं जिसमें अ वैरायटी ऑफ फिश लिव, जिसमें बहुत सारी मछलियां रहती हैं। तो आप अगर ध्यान से देखें तो इन है, इनका मतलब ये हुआ कि प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्ट तो नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, और ऐसे में यहां पर विच किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट का। तो यहां पर विच एक रिलेटिव प्रोनाउन भी है, ऑब्जेक्ट भी है, साथ ही साथ कंजंक्शन भी है। तो 100 बात की एक बात जो आपने सीखी वो ये कि ऑफ यहां पर एक प्रीपोजिशन है। अगर ऑफ यहां प्रीपोजिशन है तो फिर प्रीपोजिशन के बाद सारे ऑब्जेक्ट्स आते हैं। इसका मतलब विच भी सही हो सकता है, देम भी सही हो सकता है, ऑप्शन नंबर 4 और 5 भी सही हो सकता है, लेकिन यहां पर हु सही नहीं हो सकता क्योंकि प्रीपोजिशंस के बाद ऑब्जेक्ट्स आते हैं और हु ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अब यहां पर चूंकि हमारा फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है तो अब बात करते हैं अपने सेकंड ऑप्शन की। स्टूडेंट्स मुझे बताइए, यहां पर विच का इस्तेमाल जब भी आप करते हैं तो किसके लिए करते हैं? पर्सन के लिए करते हैं या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं? आप विच का इस्तेमाल चेयर, टेबल, नॉन लिविंग चीजों के लिए करोगे, लेकिन यहां तो बात हो रही है वर्कर्स की, और वर्कर्स की जब बात हो रही है तो वर्कर्स तो एक इंसान है और इंसानों के लिए विच नहीं आता है। तो ऐसे में ये ऑप्शन भी हो जाता है एलिमिनेट। सेवरल ऑफ विच कहा जा सकता है, ऐसा नहीं है नहीं कहा जा सकता, कहा जा सकता है, लेकिन वर्कर्स की बात हो रही है। अब अगर बात करें देम, डिसाइड, हुम, रिजॉल्व और हुम की, तो इन तीनों में से मैं एक ऑप्शन को और एलिमिनेट कर देता हूं और वो है whom resolved। मैंने ये ऑप्शन इसीलिए एलिमिनेट किया क्योंकि इसमें रिजॉल्व का मतलब है समाधान, और जब रिजॉल्व का मतलब समाधान है तो वर्कर्स अगर कोर्ट जा रहे हैं अपने अधिकारों के लिए तो वो जब समाधान हो चुका है, हैव नाउ रिजॉल्व्ड, इसका मतलब जब समाधान हो चुका है तो फिर वो कोर्ट क्यों जाएंगे स्टूडेंट्स? तो यहां पर दूसरी बात यह आ जाती है कि रिजॉल्व अगर हो चुका है तो फिर उनको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। यहां पर उन लोगों ने डिसाइड कर लिया है कोर्ट जाने का, उन्होंने डिसीजन लिया है क्योंकि पहले उनकी कंप्लेन नहीं सुनी गई थी, इसीलिए उन्होंने डिसीजन लिया है। और रिजॉल्व कहता है कि समाधान हो चुका है, और जब हो चुका है तो फिर कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। यहां पर ये कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से फिट नहीं बैठता है, इसलिए हो जाता है ऑप्शन गलत। अब बात करते हैं बचे हुए थर्ड ऑप्शन की और फिफ्थ ऑप्शन की, इसमें से सही क्या होगा? तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, इसमें से सही जवाब होगा दैट इज whom डिसाइडेड, और थर्ड ऑप्शन होगा गलत। यहां पर आप them का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब आप ये कहेंगे कि सर हमने तो यही सुन रखा है, सेवरल ऑफ देम, वन ऑफ देम, फ्यू ऑफ देम, मैनी ऑफ देम, यही सुन रखा है। तो मैं आपको बता दूं, सुनने में और सेंटेंस के हिसाब से, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सही ऑप्शन चुनने में, दोनों में बहुत अंतर होता है। सुना तो आपने बहुत कुछ है स्टूडेंट, जरूरी नहीं है कि वो हर बात सही हो। अब यहां पर ये देम गलत क्यों हुआ, जरा इसके पीछे का रीजन समझिएगा। स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताइए कि यहां पर जो कंप्लेंट है, ये कंप्लेंट यहां पर एक मेन वर्ब है, और अगर कंप्लेंट यहां पर मेन वर्ब है तो इसका एक सब्जेक्ट भी होगा। तो मैं आपको बता दूं, ऑफ के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट कौन हुआ? सेवरल हुआ। सब्जेक्ट कौन हुआ? सेवरल हुआ। और अगर सेवरल आपका सब्जेक्ट है तो ऐसे में आप जब किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट को लिखते हैं तो उससे पहले थोड़ी ना कोई कॉमा आता है। कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये है, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। प्रोनाउन जब भी आप इस्तेमाल करते हैं तो नाउन के लिए करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, रिया इज एन इंटेलिजेंट गर्ल एंड रिया गोज टू स्कूल डेली। मैंने एंड बोला, दोबारा रिया बोला। अब देखिएगा, रिया इज एन इंटेलिजेंट गर्ल एंड शी गोज टू स्कूल डेली। तो जब मैंने शी बोला तो उससे पहले मैंने एंड लगाया, कंजंक्शन लगाया। अब दोबारा एक और सुनिएगा, रिया इज एन इंटेलिजेंट गर्ल बट शी डजंट गो टू स्कूल डेली। इसका मतलब जब मैंने दोबारा शी लगाया तो उससे पहले बट लगाया। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एक नया सेंटेंस जब आप शुरू करते हैं, फिर सुनिएगा, जब भी कोई एक नया सेंटेंस आप शुरू करते हैं, एक सेंटेंस के बाद तो उस नए सेंटेंस के पहले या तो एंड लगाते हैं, कोई कंजंक्शन लगाते हैं।
तो कोई ना कोई कंजंक्शन लगाते हैं या एंड लगाते हैं या फिर फुल स्टॉप लगाते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा और एक मुझे नया सेंटेंस शुरू करना है, यहां पर भी एक सब्जेक्ट है, यहां पर भी एक सब्जेक्ट है, तो या तो यहां फुल स्टॉप आएगा या फिर यहां कंजंक्शन आएगा, लेकिन यहां पर मैं कॉमा नहीं लगाऊंगा स्टूडेंट्स। अब अगर आप ये सेंटेंस ध्यान से देखें, अगर आप ये सेंटेंस ध्यान से देखें, आई इन्वाइटेड एवरीवन टू माय बर्थडे पार्टी बट सम ऑफ देम, अगर यहां ध्यान से देखें तो ये कंजंक्शन है बट, लेकिन ये बट कंजंक्शन सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, नाउन की जानकारी नहीं दे रहा है। इसके पहले कोई नाउन नहीं है जिसकी ये जानकारी दे रहा है। अब यहां पर जब नया सेंटेंस मैंने शुरू किया तो यहां बट किसका काम कर रहा है? कंजंक्शन का। और जब यहां बट कंजंक्शन का काम कर रहा है तो अब ये बात पक्की हो जाती है कि अब मुझे एक सेंटेंस लिखना है। सेंटेंस लिखना है तो यहां पर सम किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहां सेवरल एक सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट है तो इसके पहले कॉमा आ रहा है, आना क्या चाहिए? कोई कंजंक्शन आ जाना चाहिए, लेकिन यहां पर आप सेवरल बोल करके वर्कर्स की जानकारी दे रहे हैं और रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया ही जाता है सिर्फ और सिर्फ नाउन की जानकारी देने के लिए, साथ ही साथ दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए। ऐसे में स्टूडेंट्स यहां पर आप देम का इस्तेमाल नहीं बल्कि आप यहां करेंगे whom का इस्तेमाल, क्योंकि यहां पर whom रिलेटिव प्रोनाउन भी है, कंजंक्शन भी है और ये इन वर्कर्स की जानकारी दे रहा है। इसका मतलब सेवरल से लेकर के अर्लियर तक ये जो सेंटेंस है पूरा का पूरा ये कहलाएगा रिलेटिव क्लॉज। साथ ही साथ स्टूडेंट्स मैं एक जानकारी आपको और देता हूं जिससे कि शायद समझने में आपको और आसानी होगी। स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर वर्कर्स जो है वो एक सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के डेफिनेटली एक मेन वर्ब भी होगी। तो अगर आप ध्यान से देखें कि हैव यहां पर एक मेन वर्ब है और सब्जेक्ट वहां है, मेन वर्ब यहां है, इसका मतलब सब्जेक्ट कहीं और मेन वर्ब कहीं और। तो आप मुझे बताइए कि ये जो जानकारी दी जा रही है, ये जो जानकारी दी जा रही है सेवरल से लेके अर्लियर तक, ये जानकारी किसकी दी जा रही है? वर्कर्स की दी जा रही है, वर्कर्स के बारे में बताया जा रहा है। जैसे कि मैं आपसे कहूं स्टूडेंट्स कि ये वर्कर्स है, इन्हें तो कंप्लेन करनी थी, तो पहले आपने क्या किया? वर्कर्स लिखा, वर्कर्स की ज्यादा जानकारी दी, क्योंकि जो वर्कर्स हैं उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो अब कोर्ट जाएंगे, डिसाइड कर लिया है कि वो कोर्ट जाएंगे। तो डिसाइड जब कर लिया है तो डिसाइड क्यों किया, उसके पीछे का रीजन देने के लिए आपको वर्कर्स की और जानकारी देनी है। तो एक बात बताइए कि रिलेटिव प्रोनाउंस का काम क्या होता है? नाउन की जानकारी देना ही तो होता है, नाउन की एक्स्ट्रा जानकारी देना ही तो होता है। तो जब नाउन की जानकारी देना चाहें ऐसे किसी वर्ड के साथ जो रिलेटिव प्रोनाउन भी हो और कंजंक्शन भी हो, तो ऐसे में हम देम नहीं बल्कि फिर हम whom का ही तो इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें नाउन की जानकारी देनी है और नाउन की जानकारी देने के लिए रिलेटिव क्लॉज या रिलेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक और कारण है कि यहां पर whom का आप इस्तेमाल करेंगे, सेवरल ऑफ whom कहेंगे। साथ ही साथ स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि सेवरल ऑफ whom ही कहा जाता है, आप चाहें तो मैनी ऑफ whom भी कह सकते हैं, मैनी ऑफ विच भी कह सकते हैं, वन ऑफ whom भी कह सकते हैं, वन ऑफ विच भी कह सकते हैं, ऑल ऑफ whom भी कह सकते हैं, ऑल ऑफ विच भी कह सकते हैं। इसीलिए एक चीज पर स्टिक मत रहिए कि सम ऑफ देम सुना है तो वही सही होगा, ऐसा कोई नहीं है। सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से हमें चीजों को बदलना होता है स्टूडेंट्स। तो यहां पर आपने वही चीज सीखी। सो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि मैं काफी हद तक आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझाने में शायद कामयाब हो पाया हूं। हो सकता है कि शायद समझाने में एक आधा पॉइंट कोई इधर उधर रह गया हो और हो सकता है कि शायद आपको ये बात एक बार में समझ में ना आई हो। मेरी आपसे ये भी उम्मीद रहेगी कि इस स्टूडेंट अगर ये वीडियो एक बार में देख करके आपको ना समझ आए और कहीं कोई चूक हो रही हो समझने में, तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखें, थोड़ी स्पीड पर देखें। मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप अगली बार देख रहे होंगे तो आपको डेफिनेटली इसके पीछे का लॉजिक समझ में आएगा। साथ ही साथ स्टूडेंट्स मैं ये भी बता दूं कि आपने ये देखा होगा कि किस तरीके से एक ऑप्शन को, सही ऑप्शन को चुनने के पीछे ग्रामेटिकल रीजंस होते हैं, लॉजिकल रीजंस होते हैं और उन सभी के बेसिस पर आप सही जवाब दे पाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और हेल्पफुल रहा होगा, और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप अभी तक मुझसे जुड़े रहे होंगे और उस चीज़ के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही जल्द हम लोग मिलेंगे अपने एक नए और सेशन में जहां पर हम एक और पेशेंट की बीमारी की सर्जरी कर रहे होंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।